मैंने सारे स्टाफ को बोला है सर। यस, आ जाइए। गाइस, लेट्स स्टार्ट यार। चलिए आ जाते हैं, जल्दी से शुरू कर देते हैं। आज का टॉपिक है कंजंक्शन, है ना। और देखते हैं इसको कैसे करेंगे। बिफोर लाइक मूविंग टू द कंजंक्शन, विल ट्राई टू गेट द आइडिया ऑफ सम वर्ड्स ऑफ स्टार्टिंग विथ सी। तो एक सी के कुछ वर्ड्स देखेंगे हम आज, और देखते हैं क्या क्या है उसके अंदर। पहले वर्ड से मार्किंग शुरू कर दीजिए बिफोर आई गेट दी कमेंट्स। और बहुत तेजी से शुरू करेंगे गाइस। प्रॉब्ली विल ट्राई टू टेक दी 1.5 आवर क्लास टुडे, और थोड़ा वोकैबलरी और थोड़ा सा बाकी चीजों का आइडिया लेंगे। जल्दी आ जाइए, स्टार्ट मार्किंग दी आंसर्स राइट इन फ्रंट ऑफ मी। चलिए, पहला वर्ड है सेंश्योर करना, डिनाउंसिएट करना, कैस्टिगेट करना, डिनाउंस करना, लेम्बेस्ट करना। ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा लाइंस नीचे दी गई है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट लाइंस, व्हाट यू नीड टू डू इज टू रिवाइज 2-3 टाइम्स एंड मार्क द आंसर्स अकॉर्डिंगली। चलिए, गुड इवनिंग है सबको यार। रितु, देवांशी, लाइक उमा, अनु शर्मा, और प्र तिवारी, प्र तिवारी। अब मुझे नहीं पता ये प्रेरणा तिवारी, प्रज्ञा तिवारी, आई एम नॉट श्योर हु इज दिस। चलिए गाइस, थोड़ा सा वो कैप स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद आज हम करेंगे कंजंक्शंस। आपको कंजंक्शन में व्हाट यू नीड टू डू इज टू डू अ बेसिक जॉब ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टाइप ऑफ कंजंक्शंस। आप सिर्फ एक टाइप ऑफ कंजंक्शंस पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत। बाकी सारा कंजंक्शंस फिर हम देखते हैं। उसमें 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, विच वी विल ट्राई टू गेट द आइडिया। आज मैं पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूं, तो थोड़ा सा स्लाइड आपको अजीब सा दिख सकता है, बट ठीक है। प्रपोजिशन पर अभी हम और काम करेंगे। प्रपोजिशन पर अभी हम और काम करेंगे। लास्ट में कुछ बातें प्रपोजिशंस पे हम करेंगे। प्रपोजिशन, मैंने क्या बोला है आपको, प्रपोजिशन खत्म होने वाली चीज नहीं है। प्रपोजिशन एक ऐसा चैप्टर है जो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो लाइफ में कभी खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो उस पर अभी हम और काम करेंगे। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं ताकि हम और भी थोड़ी बातें देख पाए। 3 क्लास हमने प्रपोजिशन पे करी, अब थोड़ी सी बातें करेंगे हम कंजंक्शन पे, वर्ब पे। ठीक है, विल बी वर्किंग ऑन वर्ब हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, नरेशन हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इस पर भी हम आगे आके काम करेंगे। ठीक है, सो विल बी मूविंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक्स। चलिए ऐसा करते हैं, अब जल्दी से मेरे को इनके आंसर्स बता दीजिए। ठीक है, आपके सामने वर्ड है सेंश्योर, कैस्टिगेट, डिनंसिएट। ऋतिक, मैं प्रियम, ये मेरा ईमेल आईडी है। ऋतिका, अच्छा। डू वी नीड टू नोट? यार अगर मैं बोलूं तो नोट डाउन मत करिए, एक अंडरस्टैंडिंग रख लीजिए, है ना। वीडियो आपके पास ही है, जब भी हो वोकैबलरी को एक बार फिर से देख लेना उमा। ठीक है, आप इस वोकैबलरी को दोबारा देख लेना। बट मेरे को लगता है वोकैबलरी नीड्स टू बी रिवाइज्ड फॉर एटलीस्ट 3 टाइम्स, अगर आप उसको याद रखना चाहते हैं। ठीक है, आप एक बार में कभी वोकैबलरी को याद नहीं रख सकते, उसको 2 से 3 बार पढ़िए, है ना। और यही रीजन है मैं कुछ वोकैब्स को बार बार कराता हूं ताकि याद रहे। नरेंद्र मोदी को डीमोनेटाइजेशन डिसीजन के लिए सेंश्योर करा गया था। अब वैसे सेंश्योर तो होता है स्कोल्ड करना, डांट लगाना। ठीक है, यू नीड अ सेंश्योर फ्रॉम योर पेरेंट्स, है ना। आज की क्लास 1 घंटा 20 मिनट से 30 मिनट तक चल सकती है। अब हम कोई और कमेंट्स नहीं लेंगे यार, विल नॉट बी टेकिंग एनी कमेंट्स, एंड विल बी मूविंग डायरेक्टली टू दी चैप्टर। चलिए, अगर मैं बोलूं तुम्हारे को यार सेंश्योर करना पड़ेगा, लग रहा है फालतू के कमेंट्स बहुत लिखते हो, है ना। यू बेटर नीड अ सेंश्योर फ्रॉम माई साइड, द काइंड ऑफ कमेंट्स यू आर राइटिंग इज नॉट सुटेबल टू दी सोशल प्लेटफॉर्म। डिनंसिएशन, पब्लिक डिनंसिएशन होनी चाहिए, जो भी लोग कंट्री के अगेंस्ट काम करते हैं या कुछ है। ठीक है, कैस्टिगेट करना, लेम्बेस्ट भी अच्छा वर्ड है। लेम्बेस्ट करना गाइस, लेम्बेस्ट बहुत अच्छा वर्ड है इसमें। LAMBASTE, लेम्बेस्ट। लेम्बेस्ट करना भी एक अच्छा वर्ड है गाइस। ओके, फ्रॉम वेयर आई हैव टू स्टार्ट, मेक नोट्स प्लीज रिप्लाई।
यार देखो अंजलि, अगर मैं बोलूं तो अब आप नोट्स तो आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हो। मैं आपको यही कहूंगा कि आप, बाकी लोग अगर एक वीडियो देख रहे हैं तो यू शुड वॉच 2 वीडियोस। आप कवर अप कर लेंगे, यू विल कैच अप विद, ओके। अगर आप, यू रिसेंटली स्टार्टेड, सो यू विल कैच अप विद अदर पीपल इफ यू जस्ट स्टार्ट मेकिंग द नोट्स फॉर 2 क्लासेस इन अ डे। और प्रॉब्ली आप वीक में 6 क्लास कर लो, 8 क्लास, है ना, तो मिल जाएंगे। डोंट क्लियर ब्लैक बोर्ड, डोंट क्लियर ब्लैक बोर्ड, ये क्या इंग्लिश है यार, मैं समझ नहीं पाया। चलिए, अगर मैं बोलूं सेंश्योर का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, सेंश्योर का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, स्कोल्ड करना, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, कॉन्ट्राइट, ही वॉज फीलिंग कॉन्ट्राइट आफ्टर डूइंग द क्राइम बट इट वॉज टू लेट। गाइज, अगर मैं बोलूं इफ यू आर फीलिंग कॉन्ट्राइट, है ना, लाइक आफ्टर यू नो लाइक नॉट स्टडिंग, और आपके पेपर में दिक्कत हो गई एंड देन यू आर फीलिंग कॉन्ट्राइट। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ फीलिंग कॉन्ट्राइट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यू नो लाइक ब्रूडिंग आफ्टर फेलिंग, क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, है ना। अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो गाइस, कॉन्ट्राइट फील करने का कोई फायदा नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं, टाइम इज इलैप्सिंग, जो भी काम करना है आज ही करना है, कल अगर आपने करा तो टाइम बहुत लेट हो जाता है। एंड वी जस्ट नो फील रिपेंटेंट कि हमने क्यों नहीं पढ़ा। और ये सिंस बिगिनिंग है गाइज, है ना। 12th की पढ़ाई भी करी होगी तो मैंने सोचा था 12th में मैं मई से पढ़ना शुरू करूंगा। मई निकल गया, जून निकल गया, दिसंबर आ गया। माई गॉड, देर वॉज ह्यूज प्रेशर, और मैंने पढ़ाई शुरू करी जनवरी से। और आई स्टिल नो द इम्पैक्ट ऑफ दैट यू नो प्रोक्रेस्टिनेशन। आज तक मैं कॉन्ट्राइट फील करता हूं। साक्षी, मैं चेक कर लूंगा सबॉर्डिनेट क्लॉज का वीडियो, ठीक है। आपने बताया, एक बार मैं चेक कर लूंगा, वैसे मैंने अपलोड करा दिया था, बट आई विल अगेन चेक इट। चलिए, तो कॉन्ट्राइट फील करना मतलब यू आर फीलिंग पछतावा, इसका ध्यान रख लेना। इसका मतलब पछतावा, इसका मतलब स्कोल्ड करना, क्रिटिसाइज करना, डांट लगाना। आई एम फीलिंग कॉन्ट्राइट फॉर टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस इन माई लाइफ। मैं अपनी जीवन में गलत डिसीजन लेने के लिए कॉन्ट्राइट फील कर रहा हूं। कॉन्ट्राइट मतलब होता है व्हेन यू आर फीलिंग पछतावा, जब आपको किसी चीज पे रिपेंट हो रहा हो, रिमोर्स हो रहा हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अगर मैं देखूं गाइस, तो यहां पर आप कॉन्ट्राइट, पेनिटेंट, ये चारों सिनोनिम है गाइस, ये ध्यान रखना, ये चारों के चारों आपस में सिनोनिम्स हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चारों के चारों ये आपस में क्या है गाइस, ये सिनोनिम्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। यार एक मिनट, ये अटक गया है कहीं। एक मिनट रुकिए, रुकिए एक मिनट जरा। जस्ट वेट। चलिए, नहीं चल रहा है यार। अच्छा, चलिए आइए, ठीक है, अब ओके है। कॉन्ट्राइट का मतलब होता है जब कोई पछतावा हो रहा हो, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, कर्टेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कर्टेल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंड इंग्लिश में हम बोलते हैं कर्टेल योर एक्सपेंसेस। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कर्टेल योर एक्सपेंसेस, और सेव सम मनी फॉर द रेनी डे। आपको अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कर्टेल करना चाहिए। एवरेज
ट्रंकेट करना, प्रूनिंग करना, ट्रिम करना भी बोल सकते हैं गाइज इसको। ट्रिमिंग, आप बालों का ट्रिमिंग कराते हैं तो ट्रिम करना भी बोल सकते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश में ध्यान रखना, थोड़ा सा ट्राई टू यूज इंग्लिश लैंग्वेज गाइस। 4 वर्ड आ गए, प्लीज ट्राई टू रेप्लीकेट दीज वर्ड्स इन योर डेली लाइफ, टॉक टू पीपल यूजिंग दोज वर्ड्स, और एटलीस्ट 4 लाइनें बना लो उस पर, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, आज वोकैबलरी नहीं है, वोकैबलरी के साथ हम करेंगे कंजंक्शन। आज वोकैबलरी के साथ करेंगे कंजंक्शन, तो थोड़ा बहुत वोकैब देख रहे हैं। चलिए, corroborate करना होता है अपनी बात को सबूत। अच्छा, इसका आंसर जो है वो क्या है? शॉर्टन। इसका आंसर क्या है गाइस? शॉर्टन। ध्यान रखिएगा। कर्टेल योर एक्सपेंसेस मतलब अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा कम करिए, एवरेज करिए, थोड़ा सा उसको अगर मैं बोलूं ट्रंकेट, प्रून, ट्रिमिंग करिए। गाइस, अगर आप अपनी बात को corroborate कर रहे हैं, अगर आप अपनी बात को corroborate कर रहे हैं, तो corroborate का मतलब होता है सबूत के साथ साबित करना। अगर आप अपनी बात को corroborate, कैन यू corroborate योर फैक्ट्स? इसको ऐसे ध्यान रखना, प्लीज corroborate द इंफॉर्मेशन। इसको ऐसे याद करिए, प्लीज corroborate द इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन के भाई सबूत दो। if you are corroborating the information, if you are corroborate something, तो उसको थोड़ा सा क्या करना? सबूत के साथ साबित करना, यानी उसको substantiate करना, उसको reinforce करना, उसको, अगर मैं बोलूं तो मैंने बोला ना, my point vindicated, मेरा पॉइंट विंडिकेट हो गया, यानी मेरा पॉइंट साबित हो गया। my point vindicated that he was a criminal। ठीक है ना, उसका क्रिमिनल मैंने उसको बोला था, मैंने बोला था वो बेकार आदमी है। सी नाउ पुलिस हैज कॉट हिम, है ना, तो माई पॉइंट विंडिकेटेड। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, तो यहां पर आएगा सब्सटेंशिएट। अब ये सिर्फ 15 मिनट के लिए हम थोड़ा बहुत देख लिया करेंगे, ताकि वो कैप का भी एक फ्लो बना रहे, बाकी आप थोड़ा थोड़ा उसमें पढ़ते रहिएगा। वो कैप का एक लिस्ट भी मैं डाल दूंगा। चलिए, कैंडिड, कैंडिड क्या होता है गाइस? डाउन राइट, स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर, है ना। और अगर मैं बोलूंगा कॉलिंग स्पेड एंड स्पेड, कैंडरनेस दिखाना। अगर मैं बोलूं इसमें कैंडरनेस दिखाना, कैंडर, कैंडरनेस का मतलब भी होता है गाइस जब आप बहुत ज्यादा फ्रैंक होते हो, है ना, थोड़े से ब्लंट भी बोल सकते हो, मुंह फट। आई लव टू गिव द कैंडिड रिप्लाई। ठीक है, आई लव टू गिव द कैंडिड रिप्लाई टू द पीपल। इसका आंसर होगा गाइस फोर्टराइट। फोर्टराइट व्यूज क्या होते हैं? मैं कह रहा हूं, अब देखो, एनडीटीवी इज नोन फॉर, एनडीटीवी आपने देखा हो तो थोड़े वो फोर्टराइट व्यूज देते हैं, है ना। फोर्टराइट व्यूज मतलब थोड़ा सा क्रिटिसिज्म, थोड़ा सीधा सीधा बोल देते हैं। बाकी मीडिया थोड़ा सा सीधा सीधा बोलता ज्यादा नजर नहीं आता। फोर्टराइट व्यूज सीधा सीधा मुंह पर बोल देना, कॉलिंग स्पेड आ स्पेड, यानी सीधा मुंह पर बातें बोलना। किसी ने यहां पर लिखा था क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड। देर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर कैंडिड दीज डेज। आजकल कम लोग हैं जो सीधे सीधे अपफ्रंट बातें करते हैं। ठीक है, तो उसको आप बोल सकते हो। ये जो तीनों हैं, लैकडाइसिकल, लिस्टलेस और इंडोलेंट, ये तीनों लेजी लोग होते हैं। हाउ कैन यू कैरी सच अ लैकडाइसिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स योर लाइफ? और गाइस, अगर आपको बिल्कुल कोई चिंता ही नहीं होती है, अगर आपको बिल्कुल कोई चिंता नहीं होती है ना, तो ये ध्यान रखना, यू आर कैरिंग लैकडाइसिकल एटीट्यूड समटाइम फॉर योर लाइफ। मैं नहीं कह रहा आप बहुत ज्यादा चिंता करो, बट यू मस्ट बी वरिड अबाउट इट कि व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, ओके, एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। सो मैं नहीं कहता कि यू शुड कैरी द लैकडाइसिकल एटीट्यूड, यू शुड हैव द लिस्टलेस एटीट्यूड, और इफ यू आर सैचुरेटेड विद इंडोलेंस, 10 बजे उठ रहे हैं आप और अभी आप तक आपका कोई नौकरी नहीं लगा, जॉब नहीं लगी, है ना, कोई करियर सेट नहीं है, आप उठते 10 बजे हैं, तो गाइस कभी सेट होगा भी नहीं, बिकॉज यू आर सैचुरेटेड विद इंडोलेंस, है ना। 6 बजे उठना भाई एक बहुत जरूरी है, एक
खास कर दी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम और एनी अदर लाइफ रेस विच इज गोइंग ऑन। तो मैं बोलूंगा यार इंडोलेंस मतलब होता है स्लगिश, लेजीनेस। इफ यू आर कैरिंग लिटिल बिट इंडोलेंट एटीट्यूड और लैकडाइसिकल, तो ये होते हैं बहुत ज्यादा लेजी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए कामारेडरी, ये तो आज मैं उसमें भी पढ़ा रहा था, है ना। कामारेडरी, एफिनिटी, सॉलिडेरिटी, एस्प्रिडी कॉप्स, और इसको हम एमिटी भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एमिटी भी बोलते हैं। आई शेयर वेरी गुड कामारेडरी विद दैट गाय, आई शेयर वेरी गुड कंपेनियनशिप, आई शेयर वेरी गुड फ्रेंडशिप, है ना। तो यहां पर क्या लगा सकते हैं हम? फ्रेंडशिप। शेयरिंग वेरी गुड कामारेडरी विद दिस ग्रुप, ठीक है। आई पर्सनली शेयर वेरी गुड कामारेडरी विद सम ऑफ यू गाइज, है ना। सम ऑफ यू कीप ऑन चैटिंग विद मी, वी कीप ऑन डिस्कसिंग लॉट ऑफ स्टफ, है ना। सो आई एम शेयरिंग वेरी गुड कैमराडेरी विद सम ऑफ यू। तो बहुत अच्छा एक क्या कहते हैं फ्रेंडशिप, एक रिलेशन है, दैट इज स्टिल मेंटेन्ड एंड दैट्स अ वेरी गुड साइन ऑफ अ गुड कैमराडेरी। एनिमोसिटी दुश्मनी होता है गाइस। डिस्पैरिटी इन सोसाइटी, यस, एक अमीर है एक गरीब है, एक हैव नॉट है, एक हैव्स है, और एक हैव नॉट है ना। हैव नॉट और हैव्स, हैव्स मतलब होते हैं रिच, और हैव नॉट जो होता है वो होते हैं पुअर, है ना। तो देयर आर डिस्पैरिटी बिटवीन हैव और हैव नॉट। हैव और हैव नॉट के बीच में बहुत डिस्पैरिटी है, बहुत ज्यादा क्या है, अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर मैं बोलूं तो कहीं ना कहीं क्या है गाइस, डिस्पैरिटी मतलब गैप है, कहीं ना कहीं असमानताएं हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं गाइस, इसमें तो हमारा बन गया फ्रेंडशिप। थैंक यू यार, भगवान भला करे। चलिए हाँ जी, नेक्स्ट बनाइए। कैंटेंक्रस, इरासिबल, ग्रम्पी ओल्ड मैन, द ग्राउशी, है ना। बहुत कैंटेंक्रस लेडी है, बड़ी ही क्या कहते हैं, अगर मैं बोलूं तो कहीं ना कहीं लड़ने को तैयार, है ना। मतलब शी इज अ लेडी ऑफ कैंटेंक्रस नेचर। ही इज गेटिंग बिट कैंटेंक्रस इन हिज ओल्ड एज। वो धीरे धीरे जैसे जैसे बूढ़ा होता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं क्या होता जा रहा है, कंटेंक्रस बनता जा रहा है। कंटेंक्रस मतलब अगर मैं बोलूं द लेडी विद इरासिबल नेचर इज डिफिकल्ट टू हैंडल, ठीक है। द पर्सन विद इरासिबल नेचर इज डिफिकल्ट टू हैंडल। बहुत ही ग्रम्पी ओल्ड मैन है, ग्रम्पी ओल्ड मैन, ग्राउशी नेचर है, स्प्लैनेटिक भी बोलते हैं इसको, आप स्प्लैनेटिक भी बोलते हैं, ठीक है। और बहुत वर्ड यूज किए जा सकते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, इरिटेबल, इरिटेबल। और गाइस जो बड़े खुश लोग होते हैं उनको हम ऐसे बोल सकते हैं, जॉवियल, जॉकंड, जॉक्यूलर, ठीक है। और अगर मैं बोलूं जुबिलेंट, ये सारे वर्ड हम यूज कर सकते हैं जो बड़े खुश मिजाज लोग होते हैं, है ना। जोवियल, जोकर, जॉक्यूलेंट, जुबिलेंट, ये सब वर्ड हम यूज कर सकते हैं खुश लोगों के लिए, है ना। तो ये रहा आपका जोवियल, जॉकेंड मतलब हैप्पी पर्सन, ठीक है। इनको हम क्या बोल सकते हैं, खुश लोग होते हैं। चलिए आगे लगाइए, कैपिचुलेट, यील्ड, सबमिट और गिव इन। दैट्स ग्रेट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, Shumashriya, if I'm pronouncing your name correctly, okay, if I'm pronouncing your name correctly, that's a great compliment for me. चलिए तो अगर मैं बात बोलूं यार, वी शुड नेवर नेवर कैपिचुलेट टू प्रेशर। Guys, teacher's job is one of the difficult job to be done. You will have to face lot of pressure in your life, or you will have to, bear lot of grudges of the people. Satisfying your audience will always be a difficult task for you. But you are not supposed to capitulate to the pressure, or you are not supposed to, like yield it to pressure, submit to pressure, succumb to pressure, ठीक है। तो इसका मतलब सरेंडर करना,
इसका मतलब होता है गाइस सरेंडर करना। सो वी शुड नेवर नेवर सकम टू प्रेशर, वी शुड नेवर यील्ड इट टू प्रेशर। ये भी ध्यान रखना, यील्ड के साथ टू प्रेपोजिशन आती है, ये भी पेपरों में कई बार आता है। सबमिट टू प्रेशर, कैपिचुलेटेड टू द डिमांड ऑफ द टेररिस्ट। इंडियन गवर्नमेंट इन 1999 capitulated to the demand of terrorists when our Kandhar plane was hijacked। ठीक है, तो यहां पर आएगा क्या कर देना, सरेंडर कर देना। चलिए 9 नंबर देखिए, बहुत ही कैप्रिशियस बिहेवियर है उसका। मैं कहता हूं यार, ही यू नेवर नो व्हाट ही इज गोइंग टू डू, इज द मैन विथ कैप्रिशियस बिहेवियर। तुम्हें कभी नहीं पता लगेगा कि वो क्या करने वाला है, बहुत कैप्रिशियस नेचर है, बहुत फिकल है। कोरोना वायरस इज म्यूटेबल, म्यूटेबल मींस इट कीप्स ऑन चेंजिंग। उसका बिहेवियर, नोबडी कैन नो अबाउट द बिहेवियर ऑफ कोरोना वायरस, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट इज म्यूटेबल वायरस। म्यूटेबल मींस who keeps on changing its behavior। so erratic behavior है, whimsical behavior है, erratic है, whimsical है। ठीक है, ये सारे वर्ड बोल सकते हो। अनस्टेबल बहुत प्यारे वर्ड है गाइस, बड़ा कैप्रिशियस नेचर का आदमी है। मर्क्यूरियल, वेस्ट, वेरी नाइस, मर्क्यूरियल। ठीक है, सो मर्क्यूरियल बिहेवियर, बहुत एरेटिक बिहेवियर, बहुत विम्सिकल बिहेवियर, राइट। तो क्या बोलेंगे इसको हम, अनस्टेबल। कोalition गवर्नमेंट सीम्स टू बी मोर कैप्रिशियस एज कंपेयर टू सिंगल पार्टी गवर्नमेंट। अब देखिए सेंटर में बीजेपी है, कोई नहीं हिला पा रहा है, लेकिन बिहार गवर्नमेंट क्या है, द टू पार्टी गवर्नमेंट है ना, विद द अदर सपोर्ट देयर मे बी अ चांस दैट दे कैन मूव टू अदर पार्टी। सो दैट इज कॉल्ड फिकल एज वेल। फिकल भी बहुत अच्छा वर्ड है ना, फिकल, कैप्रिशियस, ये याद रखिएगा। चलिए लास्ट वर्ड देख रहे हैं गाइस, और थोड़ा थोड़ा वोकैबुलरी कर लीजिएगा यार, है ना। वोकैबुलरी एक बहुत नेवर एंडिंग प्रोसेस है। कैरिकेचर, ट्रवेस्टी, बर्लेस्क और पैरोडी। क्या लगाएंगे, ट्रवेस्टी ऑफ जस्टिस। अगर मैं बोलूं ट्रवेस्टी ऑफ जस्टिस, ठीक है, ट्रवेस्टी ऑफ जस्टिस। ट्रवेस्टी ऑफ जस्टिस क्या होता है गाइस, ट्रवेस्टी ऑफ जस्टिस का मतलब होता है जस्टिस का मजाक उड़ाना, है ना। मैं हैरान हूं, अभी भी मैं एक बात कर रहा था, आई थिंक पहले की भी मैं बात कर रहा था, देयर वाज अ गर्ल इन हरियाणा हु वाज शॉट डेड। ठीक है, अब नाउ what the judge will do in that case, now they are saying we will take this case to fast track and there will be a daily hearing in this case। अरे यार, it is quite a blatant murder by the lover of that girl, and it is right in front of everyone। what the judge is now going to see in this case, it is a blatant murder, there is an eyewitness, there is already the motive there, everything is there। so I don't know why what the judge will look for another 6 months to decide the matter। so it is something which I believe is a clear like the travesty of justice। travesty मतलब क्या है गाइस, एक तरीके से उपहास उड़ाना। कैरिकेचर भी वही है, मजाक बनाना किसी का, है ना, सटायर, लैम्पून। तो यहां पर अगर मैं बोलूं तो मैं ये आंसर लगाऊंगा फनी कार्टून। वैसे ट्रवेस्टी होता है मॉकरी ऑफ जस्टिस, है ना, बहुत इंग्लिश में बहुत फेमस है गाइस, इट्स अ ट्रवेस्टी ऑफ जस्टिस। मैं हैरान हूं, जो लोग जस्टिस देते हैं सबसे ज्यादा इनएफिशिएंटली वही काम करते हैं। 10-10, 15-15 साल में एक केस डिसाइड हो रहा है, और जबकि देर इज अ क्लियर कट एविडेंस, एवरीथिंग इज अपेरेंट। आई डोंट नो व्हाई द जज इज टेकिंग सो मच ऑफ टाइम। चलिए, तो अगर मैं बोलूं तो 10 का जो आंसर है गाइज वो है फनी कार्टून, बट ये ध्यान रखना मॉकरी, मजाक उड़ाने को भी हम ये बोलते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है गाइस। चलिए, अब मैं आपके सामने क्वेश्चंस लाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन से पहले मैं कुछ बातें आपको समझाऊंगा। तो वोकैबुलरी थोड़ा सा ध्यान, यस, फार्स, लैम्पून, ठीक है, सटायर, यस सिमरन, है ना, वेरी नाइस। Guys, I want you to write the more synonyms for me। I really love those people who keep on writing lines, synonyms। ठीक है, I really appreciate their effort। A, B, D कर सकते हैं, that is also very good, but please try to write more synonyms। और जो ये कोर्स है ना, इसको इंग्लिश सीखने पे ज्यादा फोर्स करे, इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर पर्टिकुलर एग्जाम।
although once you just go through this course so you will get to know idea about almost all the exams, but फिर भी मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं what you need to do is to working on more on your overall skills of the language. तो मैं चाहता हूं कि एक ग्रामर कोर्स है, फिर देन आई विल बी वर्किंग फॉर अदर स्टफ एज वेल ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। तो जल्दी से आपको कुछ बढ़िया सा एक आइटम्स मिल जाए, बहुत अच्छे से हम इंग्लिश सीख जाए। चलिए अब देखिए कंजंक्शन में करा रहा हूं। कंजंक्शन में दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी होती है। कंजंक्शन पहले तो ध्यान रखना, अगर मैं बोलूं टू वर्ड्स को, ठीक है ना, और क्लॉजेस को जोड़ती है, टू वर्ड्स और क्लॉजेस को जोड़ती है, जैसे सीता एंड गीता, ठीक है। तो सीता एंड गीता में एंड जो है गाइस वो कंजंक्शन है, ठीक है ना। और अगर मैं बोलूं इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो इसका मतलब ये है, ये जो इफ है वो भी कहीं ना कहीं कंजंक्शन है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आई विल मीट यू एज सुन एज यू कम, आई विल मीट यू एज सुन एज यू कम। तो गाइज इसमें ये जो एज सुन एज है ये भी कहीं ना कहीं कंजंक्शन के रोल में आया हुआ है। तो कंजंक्शंस जो होती है वो दो क्लॉजेस को और दो वर्ड्स को जोड़ने के काम आती है। कंजंक्शन में मेजर तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं, कंजंक्शन में मेजर तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं गाइस, ध्यान रखना। पहला कंजंक्शन में जो हमें ध्यान रखना होता है वो है पेयर। कंजंक्शन में पहला हमें ध्यान रखना होता है, और मैं डायरेक्ट पेपर रिलेटेड क्वेश्चंस करा रहा हूं। कंजंक्शंस में सबसे पहले हमें पेयर ध्यान रखने होते हैं, ठीक है, और ये बहुत जरूरी होते हैं। पेयर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं, ठीक है, कंजंक्शन से बहुत ज्यादा आपके वो आ चुके हैं क्वेश्चन पेपर में। अब दूसरा जो कंजंक्शन में क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। और तीसरा जो कंजंक्शन में क्वेश्चन बनता है वो बनता है इन्वर्जन से। वो कौन सा क्वेश्चन बनता है गाइस? इन्वर्जन से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इन तीनों में कैसे कैसे क्या होता है आई विल लेट यू नो। सबसे पहले मैं कुछ फेमस पेयर बता देता हूं विच वी ऑल हैव टू नो, ठीक है। अगर मैं बोलूं क्या कहते हैं, सबसे पहले हम पेयर में लगाएंगे, फिर हम कंजंक्शन में पार्ट ऑफ स्पीच को समझेंगे एंड देन विल बी गोइंग विद द इन्वर्जन। ये तीनों पार्ट हमें ध्यान रखने हैं, केवीएस में इसी में से क्वेश्चन आए थे और बाकी जगह भी, ठीक। पेयर को समझिए, जैसे देखिए मैं अगर पहला पेयर आपके सामने लिखूं जो आपको सबको पता है कि अगर कभी आइदर दिख जाए तो मुझे और लगाना है। दूसरा पेयर मेरे को कहता है नाइदर दिख जाए तो मुझे नॉर लगाना है। तीसरा पेयर आपका डी ट्रिपल एस बी में भी अभी आया था, नॉट ओनली दिख जाए तो मेरे को उसके साथ जो पेयर बनाना है वो बनाना है किसका? बट ऑल्सो का, है ना। अब इन्वर्जन में अभी बताऊंगा, रुक तो जाओ प्रीति, रुकिए, मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, है ना, थोड़ा सा टाइम दीजिए। अब तीन लिखा है ना, पहले पेयर समझा रहा हूं, फिर आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताऊंगा कैसे यूज करना है, फिर इन्वर्जन बताऊंगा, ठीक। तो आइदर के साथ और सबने सुना, नाइदर के साथ नॉर सबने सुना, नॉट ओनली के साथ बट सबने सुना। अब कुछ पेयर हमें जो है वो ध्यान रखने हैं, जैसे बोथ के साथ क्या आता है ना, हार्डली स्कैर्सली के साथ क्या आता है, हार्डली स्कैर्सली के साथ किसका पेयर है, ठीक है। नो सूनर के साथ किसका पेयर है,
ठीक है, नो सूनर के साथ किसका पेयर है? अगर मैं देखूं तो नो सूनर के साथ कोई पेयर बनता है, हार्डली स्कार्सली के साथ बनता है, बोथ के साथ बनता है। ठीक है, अब अगर मैं लूं बोथ के साथ, तो बोथ के साथ हमेशा बनता है एंड का पेयर, बोथ इंडिया एंड चाइना। ठीक है, बोथ के साथ किसका पेयर बनता है? एंड का पेयर। हार्डली स्कार्सली के साथ जो पेयर बनता है गाइस, वो बनता है वेन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेयर्स हैं, ध्यान रखिएगा। और नो सूनर के साथ किसका पेयर बनता है? THAN। अच्छा, अब आप कहोगे यार ये कैसे क्वेश्चन है? अभी मैं इनके क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको बस इतनी बातें मेरे को वापस देनी है थोड़ी देर में। ठीक है, हार्डली स्कार्सली मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, हार्डली स्कार्सली का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, ध्यान रखिए। तो मैं आपको अभी इनके क्वेश्चन दिखा रहा हूं, बट अगर मैं बोथ को पूछूं तो बोथ के साथ एंड लगाना, हार्डली स्कार्सली पूछूं तो वेन लगाना, नो सूनर पूछूं तो देन लगाना, बस इतना ध्यान रखिएगा। बिटवीन आ जाए, बिटवीन, बिटवीन के साथ एंड का चलता है ना। फ्रॉम आ जाए तो फ्रॉम के साथ टू का पेयर चलता है। ठीक है ना, अगर बिटवीन आ जाए तो बिटवीन के साथ एंड का पेयर चलता है, फ्रॉम के साथ टू का पेयर चलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करूं इसमें और, तो थोड़ा सा और देखिए, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं एल्स, एल्स के साथ जो है वो चलता है बट का पेयर। एल्स आ जाए जैसे आई हैव नो वन एल्स टू टॉक टू बट माई वाइफ। बट का मतलब इंग्लिश में कई बार एक्सेप्ट भी होता है, बट का मतलब कई बार एक्सेप्ट भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एल्स के साथ बट का कॉम्बिनेशन, अदर के साथ देन का कॉम्बिनेशन, अदर के साथ देन का कॉम्बिनेशन, ये भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो आपको याद रखने हैं। मैं अभी और भी लिख रहा हूं गाइस, बट इतना नोट जरूर कर लीजिएगा, इतने कॉम्बिनेशन जरूर नोट कर लेना। इन पर अभी मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं कि पेपरों में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ के साथ एंड आता है, हार्डली स्कार्सली के साथ वेन, नो सूनर के साथ देन, बिटवीन के साथ आ जाए जैसे मैंने बोला देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन सीता एंड गीता, तो बिटवीन के साथ एंड आता है, फ्रॉम के साथ टू आता है, एल्स के साथ बट आता है, और अदर के साथ देन आता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर मैं बात करूं तो इसमें मैं और कॉम ले लेता हूं, ऑल्दो के साथ, ऑल्दो के साथ आपको ज्यादातर मिलेगा येट, है ना, येट या कॉमा। ऑल्दो के साथ या तो आपको येट नजर आता है या कॉमा नजर आता है, ये ध्यान रखिएगा। ऑल्दो के साथ कौन सा कुछ चलता है गाइस? या तो येट चलता है या कॉमा चलता है, ये ध्यान रखिएगा। और कौन कौन से कॉम्बिनेशन है ना, और दो चार कॉम्बिनेशन और है गाइस इसमें, जैसे सो के साथ दैट आता है, सो दैट बोलते हैं हम, है ना, सो के साथ दैट आता है। और अगर मैं बोलूं तो जैसे कि सो के साथ दैट आ गया गाइस, ठीक है, द रीजन वाई, द रीजन और द रीजन वाई, इनके साथ भी ध्यान रखना, द रीजन और द रीजन वाई के साथ जो कॉम्बिनेशन आता है कंजंक्शन का, वो आता है दैट। मैंने बोला द रीजन आई गॉट सक्सेस इज दैट आई रियली वर्कड हार्ड, येट के साथ बट नहीं चलता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, येट के साथ कोई बट कॉम्बिनेशन नहीं होता, है ना। अब ये ध्यान रखना, टू के साथ टू भी आता है ना, ही मतलब क्या बोलते हैं, टू वर्क, मत कहते हैं ना, इट इज टू लेट टू लॉक द स्ट्रीट डोर,
है ना। सो के साथ एज भी चलता है, सो के साथ कई बार एस का कॉम्बिनेशन भी चलता है। ये कॉम्बिनेशन बस याद रख लो आप, ताकि मैं इसको बता पाऊं कि अब आपको क्या करना है इसमें। अगर मैं क्वेश्चन ले लेके कराऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बस आप ये कॉम्बिनेशन याद कर लो। ऑल्दो दिखता है तो येट या कॉमा, सो दिखता है तो दैट, द रीजन के साथ दैट, टू के साथ टू, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन लेस्ट के साथ शुड का। लेस्ट के साथ शुड का कॉम्बिनेशन, लेस्ट होता है ऐसा ना हो कि, लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि। अब एक चीज ध्यान रखना, लेस्ट के साथ शुड चलता है इन केस अगर शुड ना दे रखा हो, इन केस अगर शुड ना दे रखा हो तो ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी चल जाएगी। दोबारा सुन लीजिए, लेस्ट के साथ या तो कॉम्बिनेशन है शुड का, लेस्ट ऑलरेडी नेगेटिव है तो लेस्ट वाले सेंटेंस में दूसरा नेगेटिव मत लगाइएगा। लेस्ट ऑलरेडी नेगेटिव है तो दूसरा नेगेटिव मत लगाइएगा। अगर मानिए लेस्ट दे रखा है लेकिन शुड नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी चल जाएगी, ये ध्यान रखना। वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। अब देखो, जैसे मैं एक कॉम्बिनेशन ले लेता हूं, लेस्ट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। या तो आप बोलिए वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, ये लाइन बिल्कुल सही। वर्क हार्ड लेस्ट यू मे फेल, गलत। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, सॉरी, बिल्कुल सही। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल। तो बस ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। वर्ब लेस के साथ या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर शुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी सारे कॉम्बिनेशन गलत हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। और एक कॉम्बिनेशन और याद रख लो, सच के साथ दैट का कॉम्बिनेशन, सच दैट, है ना। तो ये छोटे मोटे जो कॉम्बिनेशन मैंने बताए इनको ध्यान रखिए। अभी इन पे मैं क्वेश्चन लेता हूं। देखिए गाइस, तो पहला तो हमने देखा पेयर, यानी जो अभी मैंने बोला कॉम्बिनेशन, ये पेयर बोले जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है ईदर के साथ और, नीदर के साथ नॉर, तो ये सारे पेयर हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं बाकी बातें करूं तो ये ध्यान रखिएगा, एक हमारे पास और हमें ध्यान रखना है कि अगर आइदर वर्ड के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच आई है, आइदर के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच है, जैसे मानिए आइदर के बाद नाउन है या फिर एडजेक्टिव है, ठीक है ना, या कोई और वर्ड है, तो यहां पर ध्यान रखना और के बाद भी सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होनी चाहिए। और के बाद भी सेम पार्ट ऑफ स्पीच, यानी या तो नाउन या फिर एडजेक्टिव, दोनों सेम पार्ट ऑफ स्पीच रखनी चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे मैं यहां बोल रहा हूं आइदर राम और शाम, आइदर राम और शाम, तो गाइज आइदर के बाद राम है और के बाद शाम है, दोनों नाउन है, ठीक है। अब इसमें देखो मैं एक छोटा सा और बताता हूं, जैसे मैंने बोला ही नाइदर स्पीक्स हिंदी नॉर पंजाबी, ही नाइदर स्पीक्स हिंदी नॉर पंजाबी। अब यहां पर आप बताइए कहां गड़बड़ है,
इसमें कहां गड़बड़ है या क्या गड़बड़ है? इसमें जो गड़बड़ है गाइस, देखो नीदर के बाद तो आ गया स्पीक्स जो कि वर्ब है, और नॉर के बाद आ गया पंजाबी जो कि नाउन है। तो ये नहीं होना चाहिए। इसको आप ऐसे बोलिए, ही स्पीक्स नाइदर हिंदी, ही स्पीक्स नाइदर हिंदी नॉर पंजाबी। यानी अब देखो, यहां पर नाइदर के बाद हिंदी नाउन है, और यहां पंजाबी के नॉर के बाद पंजाबी नाउन है। तो बस मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपको ये पेयर नजर आए, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर नीदर, ठीक है ना, नाइदर और, ये तो इनके आगे जो पार्ट ऑफ स्पीच है, नाइदर के आगे अगर नाउन है तो नॉर के आगे भी नाउन लगाइए। नहीं तो आपको पढ़ने में तो ये भी सही लगेगा, बट ये सही नहीं है। पढ़ने में तो आपको ऊपर वाला भी सही लगेगा, बट दैट इज रॉन्ग। ये ध्यान रखिएगा, वो जो है वो गलत है। तो आपको दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, फिगर सॉरी कंजंक्शन के अंदर, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आपको पार्ट ऑफ स्पीच याद रखना है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब तीसरा जो है गाइस, इन्वर्जन। इन्वर्जन आप पहले भी देख चुके हैं, किसके अंदर? इन्वर्जन आप देख चुके हैं एडवर्ब में। इन्वर्जन आप एडवर्ब में देख चुके हैं। इन्वर्जन का मतलब होता है, देखो अगर मैं बात बोलूं, व्हेन वी एम्फसाइज, यानी जब हम सेंटेंस पर जोर देकर बात करते हैं, व्हेन वी एम्फसाइज ऑन द सेंटेंस, ठीक है ना, और या फिर इसको और एन एडवर्ब इज यूज्ड, एन एडवर्ब और एडवर्ब क्लॉज इज यूज्ड। एडवर्ब फ्रेज लिख लो, क्लॉज नहीं, एडवर्ब फ्रेज इज यूज्ड। बहुत आसान है, कोई डेफिनेशन से मत जाइएगा। तो क्या होता है, हमें वर्ब से सॉरी सब्जेक्ट से पहले वर्ब यूज करनी होती है। हमें करना क्या होता है, सॉरी पूरा ही मिट गया। मैं इसको ऐसे ले लेता हूं गाइस, जैसे मैं आपके सामने कुछ लिख देता हूं। मैंने हार्डली सबसे शुरू में लिख दिया। देखिए दो तीन बातें मैं बता देता हूं। जैसे मैंने हार्डली सबसे शुरू में लिख दिया, हार्डली ही गोज टू स्कूल। या एक मिनट रुकिए, मैं ठीक से लिखता हूं, ऐसे लिखता हूं। पहला देखिए, ही हार्डली गोज टू स्कूल। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, हार्डली ही गोज टू स्कूल। तीसरा मैंने लिखा, हार्डली डज ही गो टू स्कूल। चौथा मैंने लिखा, नो सूनर ही वेंट और डिड ही गो। हार्डली ही हैड गॉन और हैड ही गॉन। अब यहां पर आपको करना क्या है, देखिए गाइस, पहले तो ये बात ध्यान रखना, अगर इंग्लिश में कोई भी एडवर्ब है ना, सबसे स्टार्ट में आती है, स्टार्ट में आती है, यानी आपकी वर्ब से भी पहले आती है। अगर कोई एडवर्ब आपकी वर्ब से भी पहले आती है तो वो सेंटेंस पर एम्फसाइज करती है।
यानी मैंने कहा यार हार्डली डज शी स्टडी। एक तो होता है गाइस ही हार्डली स्टडीज, और मैंने बोला हार्डली डज शी स्टडी। तो हार्डली जब मैं स्टार्टिंग में बोलूंगा तो ये ध्यान रखना कि भाई भाई थोड़ा फंसा हुआ, मैं ना भूल रहा हूं क्या पढ़ा रहा हूं। चलिए अगर मैं बोलूं हार्डली, अगर शुरू में आ रहा है कोई भी एडवर्ब, अगर स्टार्टिंग में आ रही है तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि वो आपको इन्वर्जन की तरफ कन्वर्ट कर रही है। इन्वर्जन का मतलब होता है वर्ब को, सॉरी, वर्ब से पहले या सब्जेक्ट से पहले ऐसे वर्ड का इस्तेमाल कर लो जो उस पर जोर डालते हैं। तो फिर आपको जो आगे का सेंटेंस है उसको इंटेरोगेटिव फॉर्म में लिखना होता है। अगर कोई भी एडवर्ब सबसे स्टार्ट में आती है, बिगिनिंग में आती है बिल्कुल, तो ये ध्यान रखना आपको फिर अपना सेंटेंस इंटेरोगेटिव फॉर्म में लिखना होता है। आपको अपना सेंटेंस इंटेरोगेटिव फॉर्म में लिखना होता है, नॉर्मल फॉर्म में नहीं लिखना होता। केवीएस के अंदर और बाकी में ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखना। अब देखो यहां पर तो ही पहले है, हार्डली बाद में है, तो ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, इसको मैं ओके कर दूंगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब आई है। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट से पहले एडवर्ब दे देंगे तो फिर ध्यान रखना आगे आपको इन्वर्जन चलाना पड़ेगा। आगे आपको सेंटेंस को इंटेरोगेटिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा, नॉर्मल फॉर्म में आप नहीं लिख सकते। तो सेकंड पॉइंट गलत होगा। थर्ड पॉइंट जो है, हार्डली डज ही गो टू स्कूल, अब इस सेंटेंस का मतलब यह है वो स्कूल जाती ही नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर बात पर जोर दिया जा रहा है, एम्फसाइज किया जा रहा है, तो ये वाला सेंटेंस सही होगा। देखो हार्डली अगर सब्जेक्ट के बाद है तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर सब्जेक्ट से पहले है तो फिर वो इन्वर्जन है, फिर आपको आगे इंटेरोगेटिव फॉर्म बनानी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। अब देखो नो सूनर सबसे शुरू में है, तो आगे का सेंटेंस आपको इंटेरोगेटिव फॉर्म में बनाना है। ही वेंट नहीं लिखना, आपको लिखना है डिड ही गो। आपको ही वेंट नहीं लिखना, आपको लिखना है डिड ही गो, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो नो सूनर डिड ही गो, ठीक। चलिए हार्डली अब शुरू में आया, अब देखो ये केवीएस में था तो हार्डली हैड ही गॉन आएगा, हार्डली ही हैड गॉन नहीं आएगा, ये प्लीज याद रखना। हार्डली हैड ही गॉन आएगा, हार्डली ही हैड गॉन नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ये होता है इन्वर्जन, जब आप अपनी एडवर्ब को सबसे स्टार्ट में लिखते हैं और आगे का सेंटेंस कन्वर्ट हो जाता है इंटेरोगेटिव में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब मेरे को एक बार बताइए बातें समझ आई? मैं दोबारा से 3 बातें आपको बता रहा हूं। एक तो आपको याद रखना है कि पेयर क्या बन रहा है, एक आपको याद रखना है कि सेम पार्ट ऑफ स्पीच आ रही है कि नहीं उनके बाद, है ना, और एक आपको याद रखना है कि इन्वर्जन ठीक से हुआ कि नहीं, ठीक है ना। तो ये 3 बातें आप ध्यान रखना। मुझे बताइए क्या हम क्वेश्चन ले सकते हैं? अब हम क्वेश्चन पे आ जाएं। अच्छा श्रुति जो टेलीग्राम है वो है इंग्लिश डिस्कशन विद दीपक सर, है ना, ध्यान रखिए। चलिए अगर मैं बात करूं यहां पर पेयर, पार्ट ऑफ स्पीच, इन्वर्जन, तीनों बातें क्लियर है हमें। अब मैं लेने जा रहा हूं क्वेश्चन और यू ऑल हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट इट व्हेन यू आर मार्किंग द आंसर्स, ठीक है। जब आप पेयर ठीक कर ले तो पार्ट ऑफ स्पीच चेक कर लेना, पार्ट ऑफ स्पीच ठीक हो जाए तो इन्वर्जन चेक कर लेना, और अगर तीनों बातें ठीक हो जाए तो आंसर लगा देना, ध्यान रखना। चलिए अब मैं आ रहा हूं आपके पास पहले क्वेश्चन से। मैं पहले क्वेश्चन से आपके सामने आता हूं और देखते हैं कि क्या हमारा आंसर बनते हैं। चलिए बनाइए पहले क्वेश्चन से आंसर। चलिए
डू इट फास्ट यार, हमारे पास 20 क्वेश्चन है और 20 ही मिनट है, तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन हमें करना है। चलिए 1 नंबर का आंसर बनाइए जल्दी से और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो, पहली बात तो शी पहले आ गया, तो यहां पे इन्वर्जन वाला तो रूल नहीं चलेगा, क्योंकि शी सबसे शुरू में है तो इन्वर्जन हटा दो। ठीक। दूसरा देखो नॉट ओनली और बट ऑल्सो आया है, ये वाला रूल तो ठीक है, बट नॉट ओनली के बाद यहां पर है वॉस यानी वर्ब, और बट ऑल्सो के बाद है इंटेलिजेंट यानी एडजेक्टिव, तो ये वाला कंसेप्ट गलत हो गया, ये वाला कंसेप्ट गलत हो गया। तो इसका सही वर्जन आप मुझे ढूंढ कर बताइए। देखो गाइस यहां पर देखिए, शी वॉज नॉट ओनली कंपीटेंट, है ना, शी वॉज नॉट ओनली कंपीटेंट, अब नॉट ओनली है, उसके बाद कंपीटेंट क्या है, एडजेक्टिव, है ना, और बट ऑल्सो के पास इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव। तो मेरा आंसर जो बनेगा वो बनेगा ए फॉर एप्पल। फर्स्ट का आंसर जो बनेगा वो बनेगा ए फॉर एप्पल। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि नॉट ओनली के बाद आपका कंपीटेंट एडजेक्टिव है और बट ऑल्सो के बाद भी कंपीटेंट एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से आपको तीनों चीजें चेक करनी है, इन्वर्जन चेक करना है, पेयर चेक करना है, और उसके बाद उसका पार्ट ऑफ स्पीच चेक करना है। तीनों चीज चेक करिएगा और यही पेपर रिलेटेड क्वेश्चंस है गाइस, ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा लेके चलते हैं गाइस जल्दी से। ही स्पीक्स नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो बट हिंदी एज वेल। अब देखो नॉट ओनली है, पहली बात तो इन्वर्जन देख लेना, नहीं चलेगा, यहां पर इन्वर्जन की जरूरत नहीं है, बट वो कह रहा है नॉट ओनली इंग्लिश बट, अब देखो तो यहां पे नॉट ओनली के बाद इंग्लिश वर्ड है नाउन, तो आगे आपको बट ऑल्सो के बाद भी नाउन देना है, तो ये आंसर मेरा बन जाएगा बट ऑल्सो हिंदी, बट ऑल्सो हिंदी, ध्यान रखिएगा। अब आपके सामने बम भी गिरेंगे तो बम को भी संभालना है आपको, ये मत सोचना ये बड़े आसान होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर थर्ड बताइए जल्दी से। We had not only helped them with money, but also with new machinery and raw material. चलिए गाइस यहां पर तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो तो बन रहा है, इन्वर्जन आपको चाहिए नहीं, तो नॉट ओनली के बाद कुछ ऐसा दे दीजिए कि आगे काम चल जाए। वी हेल्प नॉट ओनली टू देम विद मनी, तो कुछ हद तक मुझे लग रहा है कि मैं वी हेल्प देम, ओनली विद नहीं आएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो आएगा। मैं यहां पर जो ज्यादा प्रेफर करूंगा वो सी करूंगा, थर्ड में जो मैं ज्यादा प्रेफर, अच्छा नहीं 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 नहीं, अगर कोई बोल रहा है नो इंप्रूवमेंट, नो इंप्रूवमेंट गलत है यार, क्योंकि आप देखो नॉट ओनली के बाद यहां पर आया है वर्ब, है ना, और बट ऑल्सो के बाद यहां आया है प्रपोजिशन, तो आप कैसे इसको ओके कर देंगे, आप समझो ना, यहां पर पार्ट ऑफ स्पीच सही कहां लगाया आपने, मजूबी और निशा, आपका आंसर दोनों का गलत है अगर आप नो इंप्रूवमेंट लगा रहे हैं, क्योंकि नॉट ओनली के बाद वर्ब है, बट ऑल्सो के बाद प्रपोजिशन है। तो यहां पर देखो नॉट ओनली के बाद टू आया तो प्रपोजिशन, और बट ऑल्सो के बाद विद आया तो प्रपोजिशन, कुछ हद तक मैं ये आंसर फिर भी डाइजेस्ट कर लूंगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एक मिनट, वी नॉट ओनली हेल्प देम, अच्छा एक मिनट रुकिए मैं इसको ठीक करता हूं, शायद मैंने गलत पढ़ लिया। वी नॉट ओनली हेल्प देम, वी नॉट वी हेल्प्ड,
पहला वाला तो गलत है, नॉट ओनली हेल्प देम बाय हो ही नहीं सकता, बिल्कुल गलत, यही सही है गाइस, सी, सी आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड का सी बिल्कुल सही है, ये ध्यान रखिएगा। नॉट ओनली बीन हेल्प्ड तो कुछ है ही नहीं इंग्लिश में, ये बोल ही नहीं सकते, ये तो गलत है वैसे ही, ये भी गलत है। यहां पर नॉट ओनली के बाद फिर से आप वर्ब यूज कर रहे हो, है ना, यहां पर नॉट ओनली है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही गड़बड़ है, ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज और ध्यान रखना, पेपर में अंडरलाइन कौन सा वर्ड है, ये, तो ऐसा नहीं कि आप आगे वालों को चेंज करेंगे, सिर्फ इसी को चेंज करना है आपको। बट ऑल्सो हेल्प्ड हो सकता है, लेकिन आपको समझो यहां पर तो कोई अंडरलाइन ही नहीं है ना, आपको जो चेंज करना है सिर्फ अंडरलाइन वाला पार्ट चेंज करना है, रेस्ट ऑफ दी पार्ट छेड़ना नहीं है आपको, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी आइए। अब एक चीज समझिए, यहां पर नो सूनर सबसे शुरू में आया है, तो पहले तो ये देखिए नो सूनर के साथ कॉम्बिनेशन ठीक है कि नहीं, नो सूनर के साथ देन का कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है, नो सूनर के साथ देन का कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है। और ये चीज ध्यान रखना, अब नो सूनर के बाद आपको इन्वर्जन लगाना है, यानी आपको इंटेरोगेटिव फॉर्म लगानी है। कौन सी फॉर्म लगानी है, इंटेरोगेटिव। अब गड़बड़ क्या होती है लोगों से, देखो कई बार क्या होता है ना, यहां हेड दिखा, चलो अच्छी बात है, लेकिन यहां पर देखो अपीयर है, अगर यहां पे अपीयर्ड होता तो मैं एक बार को सोच सकता था, क्योंकि हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, बट नो सूनर के साथ डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ज्यादा दिखेगी, तो यहां पर जो आंसर बनेगा, नो सूनर डिड दी एडवर्टीजमेंट अपीयर, तो ये वाला आंसर मेरा बनेगा। अब यहां पे हमें इन्वर्जन को चेक करना था, यहां पर हमें बातें क्या चेक करनी थी कि नो सूनर सबसे स्टार्ट में है, ठीक है, तो व्हाट वी नीड टू डू इज टू चेक दी कॉम्बिनेशन एज वेल, कि नो सूनर के साथ देन आता है, और उसके बाद इन्वर्जन हमने चला दिया डिड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा ऐसे बनेगा, ध्यान रखिए। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं गाइस। नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन हैड स्टार्टेड मूविंग। अब पहले तो ये चीज ध्यान रखो, वो कह रहा है, देखो पहले तो यार ऐसा नहीं कि सारे रूल पे ही आंसर बनाओगे, फिफ्थ का आंसर बनाना देखूं जरा कितने लोग सही बना रहे हैं। गिव मी दी आंसर फॉर फिफ्थ, मुझे लगता है बहुत सिंपल है, पढ़ने में ही पता लग रहा है कौन सा आंसर बनेगा, है ना, तो बस इसमें यह ध्यान रख लेना कि हम दो तीन बातें ध्यान रख ले। नो सूनर स्टार्टिंग में आया तो इन्वर्जन चला, तो डिड ही रीच बिल्कुल परफेक्ट। नो सूनर के साथ देन का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, यस, नो सूनर के साथ देन का कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल परफेक्ट। हाँ, अब यहां पर आएगा ट्रेन स्टार्टेड मूविंग, ये बहुत सिंपल है और सेंस भी उसी को सपोर्ट कर रही है, ट्रेन स्टार्टेड मूविंग, तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, डी फॉर दिल्ली। हमारा जो आंसर है वो क्या है गाइस, डी फॉर दिल्ली। और सिर्फ ये पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन है, और कंजंक्शन को मैं आसान चैप्टरों में काउंट करता हूं। चलिए, नो सूनर ही हैड रिटर्न्ड होम देन, अब देखो नो सूनर अगर शुरू में आ गया तो नो सूनर शुरू में आने का मतलब आपको इन्वर्जन चलाना है, और नो सूनर के साथ मैंने बोला THANB, ध्यान रखना क्योंकि यही मेन एरर्स आती हैं, THAN।
अब देखो नो सूनर आया सबसे शुरू में। मानो अगर मैं यहां पर हैड ही रिटर्न लेता हूं तो यहां पर वेन दे रहा है, जो कि गलत है ना। यहां तो इन्वर्जन चल ही नहीं रहा, ये तो वैसे ही गलत है। देन लूंगा लेकिन इन्वर्जन नहीं है, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? डिड ही रिटर्न होम देन। हमारा आंसर क्या बनेगा? डिड ही रिटर्न होम देन। अच्छा, कुछ लोग बी लगा रहे हैं, है ना। प्रज्ञा सिंह 44, बी क्यों लगाया आपने, बता दो जरा मुझे एक बार। प्रज्ञा सिंह 44, बी क्यों लगाया एक बार बता दो। क्या नो सूनर के साथ वेन का कॉम्बिनेशन चला लोगे आप? नो सूनर के साथ वेन का कॉम्बिनेशन नहीं चल सकता, ध्यान रखना। नो सूनर के साथ पहले तो इन्वर्जन चलेगा और फिर यहां पर टी एच ए एन चलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या कह रहा है गाइस? 7 नंबर। 7 नंबर कह रहा है स्कारसली। अब देखो स्कारसली सबसे शुरू में आया है गाइस, स्कारसली सबसे शुरू में आया है, तो इसका आगे जो है इन्वर्जन चलना चाहिए था, इन्वर्जन चल गया, हैड ही एंटर्ड। और स्कारसली के साथ लेकिन जो कॉम्बिनेशन है वो है वेन का। स्कारसली के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो किसका है गाइस? वेन का। तो यहां पर जो देन है उसको कट करिए और यहां पर क्या लगा दीजिए? WHEN। यहां पर क्या कर दीजिए? WHEN। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट लगाइए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। हाँ जी, नो सूनर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? नो सूनर। अब देखो नो सूनर है और यहां पर ना पास्ट है, तो यहां पर भी पास्ट ही होगा, ये हैज नहीं हो सकता, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, पास्ट की बात हो रही है तो हैज नहीं हो सकता। तो नो सूनर। अब देखो, अब यहां पर आपको हैड शी अग्रीड। अब देखो कई लोग है ना इसमें क्या करेंगे, सी लगा देंगे, जबकि ये ध्यान रखना डिड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, डिड प्लस V1 होता है, ये ध्यान रखना। नो सूनर डिड शी अग्री, नो सूनर डिड शी अग्री, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको ये हमें ध्यान रखना है कि नो सूनर है तो आगे अग्री होता तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता, बट डिड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहा है जो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसलिए मुझे बी फॉर बॉम्बे लेना पड़ेगा। और नो सूनर के साथ मैंने देन को भी चेक कर लिया था। वैसे तो वो उधर चेक करने को कह ही नहीं रहा, आपको सिर्फ इतना पार्ट चेक करना है। ठीक है, आगे का पार्ट ऑटोमेटिकली सही है। तो यहां पर जो आंसर है 8 का क्या आएगा? बी फॉर बॉम्बे। नो सूनर हैड शी अग्रीड टू मैरी हिम देन शी स्टार्टेड हैविंग डाउट्स। चलिए आ जाइए, अब मेरी बातें आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है ना। चलिए बनाइए आंसर गाइस, है ना। 9 नंबर, 9 नंबर, नो सूनर आई हर्ड दी शॉट वेन। 9 नंबर का आंसर बताइए गाइस जल्दी से मुझे, आई वॉन्ट यू गाइस टू शेयर योर आंसर ऑफ 9 नंबर। चलिए बी डू फास्ट।
हाँ जी, क्या लगाएंगे? नो सूनर आई हर्ड दी शॉट। अब देखो, नो नो सूनर सबसे शुरू में है, तो इसका मतलब इन्वर्जन चलाइए और यहां पर जो वेन है उसको देन कर दीजिए। तो कौन सा आंसर बनेगा? ये वाला वेन तो कट गया, ये वाले में इन्वर्जन नहीं चल रहा, ये वाला आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट है ना? 9 का बी कौन है? 9 का बी कौन है? ये संगम। क्या कर रहे हो यार 9 का बी? भाई सीधी सी बात है, नो सुनर के साथ THAN चलता है, तो फिर THAN है तो वेन मत लगाइए, ध्यान रखना। चलिए आंसर बनाते हैं गाइस नेक्स्ट में। अब मैं थोड़ा सा रटवा रहा हूं ये बातें आपको, एक क्वेश्चन को मैंने दो दो बार रखा है ताकि हमें ये बातें रट जाएं, क्रैम्ड हो जाए एक तरीके से, ठीक है? अब देखो, वो हार्डली ले रहा है तो इन्वर्जन चलेगा, तो ये ही हैड एंटर्ड नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए हैड ही एंटर्ड। ये क्या होना चाहिए? हैड ही एंटर्ड। तो बताइए कहां पर है हार्डली हैड ही एंटर्ड? तो ये रहा हार्डली हैड ही एंटर्ड, ठीक है? हार्डली अगर सबसे शुरू में आया तो ये ध्यान रखना आगे इन्वर्जन चलेगा, हार्डली हैड ही एंटर्ड। चलिए 11 नंबर पे देखिए, 11 में मैंने बोला था सच आ जाए, तो सच के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन चलता है? दैट का। सच के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन चलता है? दैट का। तो 11 में क्या आ जाएगा? ही वॉज इन सच अ ग्रेट स्पीड दैट ही कुड नॉट कंट्रोल हिज बाइक। वो इतनी स्पीड में था कि अपनी बाइक को कंट्रोल नहीं कर पाया, ठीक है? तो कुड नॉट कंट्रोल हिज बाइक, तो सच के साथ दैट का कॉम्बिनेशन आएगा। चलिए बनाते हैं 12 नंबर, टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, जल्दी बनाइए। 12 नंबर और 13 नंबर दोनों क्वेश्चन का आंसर बना दीजिए जल्दी से। 12 नंबर और 13 नंबर आंसर बना दीजिए। बना दीजिए जल्दी। देखिए गाइज, मैंने बोला था लेस्ट के साथ आपको ध्यान रखना है, लेस्ट के साथ शुड का कॉम्बिनेशन है शुड प्लस V1, और अगर शुड प्लस V1 नहीं है तो खाली V1 भी चल जाएगा। तो आप देखिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है देखो लेस्ट यू माइट, अब लेस्ट के साथ माइट तो चलता नहीं, शुड तो लगा रहा है लेकिन यार नॉट लगा रहा है, नॉट भी नहीं चलेगा। हाँ ये वाला आंसर सही है, लेस्ट यू शुड गेट वेट। तो अगर मैं बात करूं तो 12 नंबर में सी आंसर बिल्कुल सही है, लेस्ट के साथ शुड का कॉम्बिनेशन चलता है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखिए लेस्ट आ गया फिर से, है ना? अब लेस्ट में ये बोल रहा है डू नॉट फेल, डू नॉट फॉल, डू नॉट तो लेस्ट में चल ही नहीं सकता, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, लेस्ट में डू नॉट तो चल ही नहीं सकता। हां अब देखो यहां पर शुड आ रहा है लेकिन शुड के साथ नॉट है, ये भी नहीं चल सकता। यहां पर वो माइट बोल रहा है, ये भी नहीं चल सकता। नो इंप्रूवमेंट हमने पहले ही गलत कर दिया। अब यहां पर जो ए है, ए में बोल रहा है लेस्ट यू फॉल, तो यानी लेस्ट के साथ उसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, विच इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। लेस्ट के साथ हमने, अरे बाबा 12 में बी इसलिए नहीं है क्योंकि 12 में बी जो है लेस्ट के साथ नेगेटिव नहीं आता, लेस्ट ऑलरेडी नेगेटिव है, उसके साथ दोबारा नेगेटिव नहीं लगाते,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका आंसर सी था, यहां पर आंसर ए था, ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। 14 और 15 नंबर में लगाइए। शी विल नॉट अटेंड द मीटिंग। बनाइए, ये तो आसान है गाइस, 14 15 बिल्कुल आसान है। लैपटॉप से यार आंसर आने चाहिए, अब लैपटॉप पे हो जाएगा मेरे को लगता है, और 5-7 दिन में जो भी चीजें हैं दैट विल बी रिवैम्प्ड, जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी वो सारी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 14 नंबर, शी विल नॉट अटेंड द मीटिंग। अब देखो एक चीज याद रखना, अंटिल जो होता है, अंटिल आपका बताता है टाइम को, आई विल वेट अंटिल यू कम, और अनलेस जो होता है वो बताता है गाइस कंडीशन को, अनलेस जो होता है वो बताता है कंडीशन को, अंटिल जो होता है वो बताता है टाइम को, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो शी विल नॉट अटेंड द मीटिंग जब तक कि उसे कहा नहीं जाता, क्या आएगा, अनलेस, ठीक है, अनलेस शी इज आस्क्ड फॉर, ठीक है, अनलेस शी इज आस्क्ड फॉर, ठीक, तो ये ध्यान रखना। शी विल नॉट अटेंड द मीटिंग, वो अटेंड नहीं करेगी अगर उसे कहा नहीं जाता, तो अनलेस जो है वो कंडीशन को शो करता है, अंटिल जो है वो टाइम को शो करता है, ठीक। अगर मैंने बोला आई विल वेट अनलेस यू कम और अंटिल यू कम, आई विल वेट अनलेस यू कम और अंटिल यू कम, तो ये ध्यान रखना, वो आपको यहां पर कह रहा है उस समय तक वेट करूंगा, तो यहां अंटिल आएगा, अनलेस नहीं आएगा। और हमने बोलते हैं ना अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, वो हम बोलते हैं बार बार, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए 15 में ये ध्यान रखना, सपोज और इफ एक साथ नहीं आते, सपोज और इफ एक साथ नहीं आते, गलत हो जाएगा, तो यहां पर सपोज हटा दीजिए, ठीक है, और ये वाला आंसर ठीक कर दीजिए, इफ ही कम्स, ठीक है, और ये भी ध्यान रखना दो फ्यूचर एक साथ नहीं आते, जैसे यहां पर वो बोल रहा है ना इन केस, तो इन केस में ही विल कम नहीं आएगा, इन केस ही कम्स। जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, कोशिश करिए उनमें फ्यूचर ना लगाएं, इफ यू विल वर्क हार्ड नहीं, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू विल वर्क हार्ड नहीं, इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना, अनलेस और अंटिल वाला जो क्लॉज होता है, ये क्लॉज है, ठीक है, अनलेस और अंटिल वाला जो क्लॉज होता है, अनलेस और अंटिल कभी भी नेगेटिव क्लॉजेस के साथ यूज नहीं होते, क्योंकि अनलेस और अंटिल ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं, अनलेस और अंटिल ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए उनके साथ दोबारा नेगेटिव नहीं आ सकता, तो यहां पर ये डोंट नहीं आएगा, आप लगाइए अनलेस यू, अनलेस यू वर्क हार्ड, है ना, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अनलेस और अंटिल जो है वो नेगेटिव है, और ये कंजंक्शन है गाइस यहां पे, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये कंजंक्शन है, अगर कोई आपको आइडेंटिफिकेशन में पूछ ले, ठीक है, ये आपका कंजंक्शन है, ठीक, तो ये ध्यान रख। अब देखो यहां पर 16 का ए लगा रहा है कोई, 16 का ए नहीं आ सकता दोस्तों, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, अनलेस के साथ नेगेटिव नहीं आ सकता, अंटिल के साथ नेगेटिव नहीं आ सकता, अनलेस और अंटिल कभी भी नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज
नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए 17 नंबर देखिएगा। 17 को जो ठीक कर देगा मैं मान जाऊंगा उसको, और मैं मानूंगा कि वो थोड़ा एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। यानी सिर्फ वो जो है वो क्या बोलते हैं, रूल बेस्ड लोग नहीं है, दे कैन गो बियॉन्ड दैट। ओके, सो आई वॉन्ट यू टू गिव मी द आंसर फॉर 17। डू इट फास्ट। आई वॉन्ट यू टू गिव मी द आंसर फॉर 17। डू इट फास्ट। टिल भी एक ही बात है यार, टिल भी एक ही बात है अनटिल की तरह। टिल जो है वो ज्यादातर मिडल ऑफ दी सेंटेंसेस आता है, ये ध्यान रखना। अनलेस द गवर्नमेंट मॉनिटर्ड द लोन वेवर स्कीम इट इज लाइकली टू बी अ सक्सेस। क्या आंसर लगाएंगे 17 में, जल्दी बताइए। 17 में क्या आंसर लगाएंगे, जल्दी बताइए। और जिसने 17 का आंसर सही दिया, मैं मानता हूं वो थोड़ा सा अच्छे लेवल पे चीज कर सकते हैं, बाकी नहीं तो फिर रूल बेस हो जाएगा। यार जब आंसर बना लो तो उसकी हिंदी भी पढ़ लेना। जितने लोग ये बी लगा रहे हो ना, बी लगाने के बाद ये पढ़ लेना कि उसकी हिंदी क्या है, आपने बोला क्या है। देखो कुछ भी लिख के भागना फिर सही नहीं है। वो कह रहा है जब तक, अगर देखो आप ये कह रहे हो जब तक कि गवर्नमेंट इस स्कीम को मॉनिटरी नहीं करती है तब तक वो सक्सेसफुल है। मौजूबी, और अगर मैं बोलूं तो क्या नाम है, हैरी, हैरी कौर 1970, ब्रांड 1925, है ना। क्या कौन सा मूवी आया था, केजीएफ, है ना। क्या बोलता है डायलॉग वो, यश, है ना। तो यार एक चीज समझो, आप कह रहे हो जब तक की गवर्नमेंट मॉनिटरिंग नहीं करेगी तब तक वो सक्सेसफुल है, तो यानी गवर्नमेंट मॉनिटर नहीं करेगी तब सक्सेसफुल है या मॉनिटर करेगी तब सक्सेसफुल है। तो यहां पर आंसर आएगा इफ द गवर्नमेंट मॉनिटर्स, यानी अगर गवर्नमेंट उसको ठीक से मॉनिटर करती है ना। अगर गवर्नमेंट उसको ठीक से मॉनिटर करती है तो ही तो वो सक्सेस होगा। आप कह रहे हो जब तक गवर्नमेंट मॉनिटर नहीं करेगी तब सक्सेस होगा, तो 17 का बी लगाने का मतलब आप फंस सकते हैं फिर पेपर में। अगर आप 17 का बी लगा रहे हैं तो गाइस फिर एक चीज ध्यान रखना, आप एक्स्ट्रा नहीं लगाते फिर कुछ भी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आंसर इज सी, ध्यान रखिए। ठीक, अच्छा नहीं तो देखो ना यार, बी में अगर आप करके देखो बी में बनेगा क्या। अगर आप बी को लगाओगे भी तो बी में बनाओगे कैसे आंसर यार, ये भी तो समझो। जो भी सही है उनको कंग्रेचुलेशन है मेरी तरफ से, बट जो सही नहीं है उनके लिए पेन भी है कि आप सही क्यों नहीं है। चलिए आइए आंसर बनाते हैं जल्दी से और खत्म करते हैं, थोड़ा सा रह गया है। हाँ जी, बनाइए। सर व्हेन आई डू मिस्टेक यू टेक माय नेम, बट व्हेन आई डू करेक्ट यू आर नॉट टेकिंग माय नेम। ओहो, ये तो गलत है। मैं मिस्टेक पे तो नाम लूंगा, सही करने पे क्या करूं नाम लेके। सही करने पे क्या नाम करूं, अगर मैं देखता हूं 10 में से 8 लोग सही है ना, तो मैं उन 8 का नाम क्यों लूं। जो एक मेरे पकड़ में आया उनको पकड़ूंगा ना, जिन्होंने गलत करा। और नाम से क्या होता है मैं तो आज तक समझ नहीं पाया, नाम से क्या हो गया। नाम में क्या लेना देना, काम देखो यारो। चलिए लगाइए यार, जल्दी बनाइए। ठीक है, आप सब बहुत ही मेरे लिए प्रीशियस हैं। आप लोगों ने मतलब यू चॉज मी एज योर मेंटर और यू आर टेकिंग माय क्लासेस व्हिच इज अ प्रिविलेज फॉर मी। ठीक है, सो दिस इज अ बिग 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 थिंग फॉर मी। चलिए देखिए गाइस, वो कह रहा है आई हैव नॉट। एक चीज याद रखना, अगर सिंस आकर
सिंस के साथ अगर सब्जेक्ट प्लस V2 मिलता है तो एक कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट प्लस में हैज हैव प्लस नॉट प्लस में V3। ये गाइस क्या है, कंडीशनल है। ये कंडीशनल है कि सिंस के साथ अगर सब्जेक्ट प्लस V2 मिलता है तो फिर आपको बाद में हैज हैव प्लस में V3 लगाना होता है। ये ध्यान रखना। ऑल्दो कई लोग इसको अपने कॉमन सेंस पे भी ठीक कर लेते हैं, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसकी बहुत जरूरत किसी को पड़ती है। चलिए, तो अगर मैं बात करूं, वो कह रहा है कि आई हैव नॉट रिटर्न लेटर टू हिम जब से वो मरे, तो सिंस माई फादर क्या आएगा, डाइड। सिंस के साथ V2 और पीछे हैज हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। यार 18 का बी कहां से आ जाएगा, सिंस माई फादर वॉज डेड, नहीं, सिंस माई फादर डाइड, ठीक है। हैज डाइड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैंने बोला सिंस के साथ अगर V2 का कॉम्बिनेशन है तो नीचे हैज हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म चलता है। ये एक कंडीशनल है, ध्यान रखना। सिंस आई ज्वाइंड दिस जॉब आई हैव नॉट टेकन इवन अ सिंगल छुट्टी, है ना। सिंस आई ज्वाइंड दिस जॉब आई हैव नॉट टेकन अ सिंगल छुट्टी, ठीक है, तो उसको आप बोल सकते हो। अब देखो यहां पर सिंस प्लस V2 है तो यहां पर हैज हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, ये आएगा आई हैव नॉट सीन हिम, आई हैव नॉट सीन हिम, तो यहां पर ये वाला आंसर बन जाएगा आई हैव नॉट सीन हिम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट लगाइए गाइस, क्या है नेक्स्ट। बाय द टाइम दे रीच द स्टेशन। अब देखो वो कह रहा है जैसे ही वो स्टेशन पहुंचा, तो इसका मतलब ये है वो पहुंचा कब, पास्ट में, और ट्रेन जो है जा चुकी थी, तो ये आंसर आएगा बाय द टाइम दे रीच्ड द स्टेशन, है ना, ट्रेन हैड डिपार्टेड, तो ये आंसर इसका बनेगा और हमारा आंसर आएगा 20 नंबर, ठीक है, 20 नंबर का। यार हैरान हूं मैं, 20 का बी कौन लगा रहा है, 20 का बी कौन लगा रहा है, ये कौन है, पकड़ूं क्या यार, 20 का ए लगाने वाले भी है बहुत, 20 का ए लगाने वाले संगम जी हैं। संगम जी मत करो यार ऐसा प्लीज, ए लगाकर बोलकर तो देखो, हैश क्यों लगाओगे जब पीछे पास्ट है, तो 20 का हैश क्यों लगाओगे जब पीछे पास्ट है, तो ऐसा मत करिए, ठीक है। अच्छा, कुछ ब्लैंक्स हैं जो हमें बड़े स्पीड में भरने हैं, अब हमारा उसमें ज्यादा काम नहीं बचा है, तो व्हाट वी नीड टू डू इज टू स्पीड अप विद दीज ब्लैंक्स। आ जाइए जल्दी से, पहले 4 ब्लैंक के एक साथ आंसर बताइए जल्दी, क्विक, पहले 4 ब्लैंक्स के एक साथ आंसर बताइए, हमें ये 5 मिनट में खत्म करना है। शी वॉज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट तो थी लेकिन गरीब थी, फिर भी गरीब थी, बताइए क्या लगाएंगे। शी वॉज इंटेलिजेंट एंड शी वॉज पुअर बिकॉज शी वॉज पुअर, ठीक है। चलिए बनाइए आंसर जरा, अगर आसान है तो बना दो यार जल्दी, 1 से लेके 4 तक के आंसर बता दीजिए। चलिए वेरी गुड है, अगर आप फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं, आई होप आई एम फुलफिलिंग ऑल योर एक्सपेक्टेशंस। देखिए वो कह रहा है वो इंटेलिजेंट तो थी, लेकिन उम्मीद होता है कि इंटेलिजेंट लोग पुअर नहीं होते, बट लेकिन वो गरीब थी। इंटेलिजेंट लोग गरीब नहीं हो सकते, क्या बात कर रहे हो, सोचो तो सही, लगाओ तो सही, देखो तो सही, कुछ दिमाग तो लगाओ। अगर आप ये लगा दोगे तो आप ऐसा बोल रहे हैं कि शी वॉज इंटेलिजेंट, है ना, वो इंटेलिजेंट तो थी लेकिन वो गरीब थी, या फिर भी वो गरीब थी, क्या लगाएंगे, शी वॉज इंटेलिजेंट येट शी वॉज पुअर, फिर भी वो, येट तो नहीं लगाऊंगा मैं लगाऊंगा बट, है ना, वो गरीब क्या है, वो इंटेलिजेंट थी लेकिन फिर भी गरीब थी, येट लगाऊं यहां पे,
ये आएगा आंसर। क्या है ये वाला? येट तो जच ही नहीं रहा यहां पे, यहां पर येट नहीं जच रहा है बिल्कुल। बी फॉर बॉम्बे, ही वेटेड फॉर मी, है ना, अंटिल आई केम बैक, उसने मेरा वेट करा जब तक मैं वापस नहीं आ गया। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, है ना, बिफोर द डॉक्टर केम, 5 ईयर पास सिंस आई लेफ्ट द कॉलेज। तो ये 4 आंसर बनाइए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट लगाइए 5 से लेके। अच्छा ये नेक्स्ट में स्क्रॉल कर रहा है, देख लेना यार। बोथ मीना डैश वीना आर ब्यूटिफुल, बोथ मीना डैश वीना आर ब्यूटिफुल। बोथ के साथ हमेशा जो कॉम्बिनेशन चलता है वो चलता है एंड का। बोथ के साथ किसका कॉम्बिनेशन चलता है? एंड का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से मैं आपको लेके चलता हूं और देखते हैं जरा। बोथ के साथ तो एंड लगा दिया, अब ऐसा करते हैं जल्दी से ये सारे क्वेश्चन भी बना लेते हैं और आंसर बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 बना लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक बना लीजिए और देखिए 6 से 10 में कितने लोग सही है। मेक हेस्ट, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 के सारे आंसर बनाइए, देखिए कितने सही हैं। 2 आंसर गलत होने वाले हैं आपसे 6 से 10 में। देखिए 6 से लेके 10 में बहुत गलत होने वाले हैं लोग। देखो कई लोग तो लेस्ट लगा रहे हैं यार, मैं पकड़ लूंगा उनको। लेस्ट कहां से लगा दोगे? लेस्ट के साथ शुड आता है यार। मैं, अब यही तो दिक्कत होती है, सारी दुनिया सोचती है कि रूल पे दुनिया चलती है। मैं कह रहा हूं बोलकर देख लो यार क्या आना चाहिए। वो कह रहा है जल्दी करो वरना ट्रेन मिस हो जाएगी। तो आप क्या लगाओगे? जल्दी करो वरना। अब लेस्ट के साथ तो शुड होना चाहिए, पता नहीं क्यों आप लेस्ट लगा रहे हो यार। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं उनको। लेस्ट क्यों लगाओगे? लेस्ट के साथ क्या चलता है? शुड। यहां पर है विल मिस, तो ये लेस्ट कौन लगाने वाले हैं? 6 का ए लगाने वालों को तो ना भाई साहब मैं पकड़ लूंगा बहुत बुरी तरह। ये तुलिका चौधरी जी, 6 का ए क्यों दिख रहा है आपको? अब मैं नाम लेके बोलूंगा ये जो गलत करते हैं, गलत वालों का नाम बोलूंगा, सही का मैं नहीं बोलूंगा, सीधी बात है। ये 6 का ए लगाने वाले कौन लोग हैं वो बताओ, इस प्लेनेट के कहां से आए हैं वो? जब बोला लेस्ट के साथ शुड आता है तो यार अभी तो सीख कर आए, तो क्यों गलत करोगे? अब देखो वो कह रहा है मेक हेस्ट, और 7 का जो ये ए लगाने वाले विजेता, आई डोंट अप्रिशिएट दिस एट ऑल। यू कैन, अच्छा 7 का ए लगा सकते हो, सॉरी 6 का बी, ठीक है, सॉरी माई अपॉलॉजी विजेता, ठीक है, मैंने गलत पढ़ लिया आंसर। चलिए मेक हेस्ट अदरवाइज, है ना, येट के साथ किसका कॉम्बिनेशन है? ऑल दो। हार्डली के साथ किसका कॉम्बिनेशन है? वेन, है ना। अब देखो वो कह रहा है तुम्हें इलेक्ट्रिक वायर टच नहीं करनी चाहिए जब तक कि तुम केयरलेस नहीं हो, अनलेस। और रादर के साथ क्या होगा? रादर के साथ यूज होता है देन, रादर के साथ यूज होता है देन। तो ये कॉम्बिनेशन आपको बनाने थे, देख लो कितने अब सही हुए। ये कॉम्बिनेशन बनाने आने चाहिए, कुछ सेंस पे बनाओ, कुछ क्या रूल पे बनाओ, ठीक है। चलिए आज मेरी तरफ से इतना ही था, ठीक है, और आई होप सो कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा और अगली बार हम फिर दूसरा कोई टॉपिक देखेंगे। हाँ 9 सेंटेंस बिल्कुल सही है। वो कह रहा है तुम इलेक्ट्रिक वायर तब तक टच नहीं करोगे जब तक कि तुम केयरलेस नहीं हो। ये 9 सेंटेंस बिल्कुल सही है और 9 का आंसर है ए फॉर एप्पल। देखो अगर इफ लगाओगे
तो फिर वो बोल रहे हैं तुम इलेक्ट्रिक वायर टच नहीं करोगे अगर तुम केयरलेस हो। यार यहां पे इफ आएगा क्या? वो कह रहा है इफ यू आर केयरलेस। तो यार अगर वो केयरलेस है तो टच करेगा ना वायर। यार तुम यही तो फिर देखो इरिटेशन हो रहा है आज। फिर मेरे को एक बात समझो कि आप इफ लगाकर इसको बोलकर देखो, 9 नंबर को इफ लगाकर बोलकर देखो पहले, है ना? तो आपको पता लग जाएगा कि 9 नंबर में इफ क्यों नहीं आएगा। वो कह रहा है इफ यू आर केयरलेस यू शुड नॉट टच द इलेक्ट्रिक वायर। अगर तुम केयरलेस है तो तुम्हें इलेक्ट्रिक वायर टच नहीं करनी चाहिए। अरे केयरलेस तो फिर टच करेगा ना। वो कह रहा है जब तक कि तुम केयरलेस नहीं हो, यानी टिल द टाइम यू आर नॉट केयरलेस यू विल नॉट टच दी वायर। यानी अगर आप केयरलेस नहीं हो तो फिर आप क्या है, टच नहीं करोगे। वाई नॉट और, ओहो हो, वाई नॉट और, अगर आप एक काम करो, और का मतलब होता है दोनों में से कोई भी सिचुएशन ले लो। और का मतलब होता क्या है, दोनों में से कोई भी सिचुएशन ले लो। सीता और गीता, तो सीता है या गीता है ना? आप कह रहे हो जल्दी करो या फिर बस मिस करो। आप बोल रहे हो जल्दी करो या बस मिस करो, कैसे हो जाएगा यार? 9 नंबर तो मैंने बता दिया यार, है ना? अगर आप इफ लगाकर बोलोगे तो समझ ही नहीं आता है। 7 नंबर में क्या डाउट है? ऑल्दो के साथ येट का कॉम्बिनेशन है। ऑल्दो के साथ येट का कॉम्बिनेशन है, इसमें क्या डाउट है? गाइस देखो, दिक्कत ये नहीं होती कि आपको आता क्या है, दिक्कत ये होती है क्या हम सही एप्लीकेशन करते हैं कि नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना। 9 का सी, क्या बातें कर रहे हो यार प्रियंका, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा यार। तुम एक छोटी सी बात बताओ, सी लगाकर सेंटेंस तो बोलकर देख लो, क्यों अपना पेपर में 1 नंबर किल कर रहे हो? चलो आज इतना ही करो बस, बाकी देखना आराम से। आज मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। और देखिए, और जल्दी जल्दी इस पर ध्यान दीजिए। एक बार जिसको लगता है थोड़ा दिक्कत होती है, 1-2 बार सेशन दोबारा देखिए। चलिए, थैंक यू सो मच। अगली बार नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे, नए चैप्टर के साथ। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। बाय बाय गाइस, बाय। थैंक्स फॉर कमिंग एंड गिविंग योर टाइम।